नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। मेरे इस ज्योतिषीय चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का विषय मैंने लिया है धन योग के बारे में। ज्योतिष के कई पहलू हैं, उन पहलुओं में स्वास्थ्य है, रिश्ते नातेदारियां हैं, जीवन में हमारा कर्म क्षेत्र क्या होगा, हमारी परेशानियां कहाँ हैं। लेकिन आज के वर्तमान जीवन में या कहें सदा के लिए धन एक महत्वपूर्ण सवाल रहा है। हर व्यक्ति के या हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे ये पता हो कि उसके संसाधन कहाँ से आएंगे, और संसाधनों को प्राप्त करने का सबसे बड़ा जरिया हमारे धन होता है। तो आज हम समझेंगे कि हमारी कुंडली में जो धन योग हैं वो कौन से रास्तों से हमें धन दे सकते हैं, और उनका क्या हमारे लिए उचित समय होगा या नहीं होगा, या जो धन हमारे पास आएगा उस धन का क्या आयाम रहेगा, क्या सुख रहेगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि धन को समझना एक बड़ा क्लिष्ट विषय है। क्लिष्ट इस मामले में कि धन के कई आयाम हैं। अगर हम संपदा की बात करें तो संपदा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम यहाँ पर लेकिन जो वर्तमान में हम आज बात करेंगे तो हम यहाँ पर जो लिक्विड कैश होता है या कहते हैं जो कैश फ्लो होता है, जो रोटेट होती रहती है हमारे धन, उसके बारे में बात करेंगे। कुंडली के 12 भाव होते हैं, उनमें दूसरा भाव हमारे संचित धन का होता है। यानी हमारे पास जो चीज़ें यानी जो धन है हमारे भोग के लिए उपलब्ध है, यानी जो संसाधन हमारे भोग के लिए उपलब्ध होते हैं, हमारे आहार के लिए उपलब्ध होते हैं, वो दूसरे भाव से देखे जाते हैं। इसमें हमारा लिक्विड कैश भी होता है, बैंक अकाउंट होता है। इसमें हमारे कुटुंब के लोग होते हैं जिनके ज़रिए हमें संसाधन मिलता है, सुख मिलता है। इसके अलावा इसी में हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जिसके ज़रिए हम आहार ग्रहण करते हैं, यानी अपने लिए सुख का मार्ग ये इन्हीं दूसरे भाव से देखा जाता है। तो क्योंकि इस भाव में बहुत सारे आयाम हैं, तो जो मैं यहाँ योग बात करूँगा हो सकता है क्योंकि जब हम नक्षत्र पर जाएंगे, उसके अलावा दशा पर जाएंगे, फिर उस संबंध में जो दूसरे ग्रहों का प्रभाव देखेंगे, तो यहाँ पर एक ही भाव से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जब हम धन की बात कर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि धन का कारक कौन है। तो अगर हम धन का कारक बोलें तो गुरुदेव बृहस्पति को संपदा का कारक बोला गया है। यानी कि किसी के पास कितनी संपदा आएगी और वो संपदा का वो आयाम क्या होगा। क्योंकि धन होना अलग बात है और धनाढ़ महसूस करना अलग बात है। बहुत से लोगों के पास अपार धन होता है, लेकिन हमेशा उनके अंदर एक भूख रहती है, लालसा रहती है कि अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो अगर आपके पास बहुत सारा धन है लेकिन फिर भी आपके मन में यह तृप्त है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, तो कहीं ना कहीं ये गुरु का वीक पहलू है, यानी गुरु कमज़ोर दिखा रहा है। क्योंकि गुरु संतोष का भी कारक है, संपदा का भी कारक है। अगर आपके पास कोई भी संसाधन संपदा आएगी तो बिना गुरु के आशीर्वाद के नहीं आती है। जीवन में गुरु हमारे मार्गदर्शक भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, जो हमें उस मार्ग पे ले जाने का अवसर या मार्ग बताते हैं। इसके अलावा दूसरे स्थान पर देखें तो जो दूसरा कारक होता है वो होता है सूर्य। सूर्य को सकल संपदा का कारक बोला गया है। यानी आप देखिए पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं सूर्य की ऊर्जा है। तो जो सूर्य से चतुर्थ भाव होता है, उस भाव को हम देखते हैं कि आपके पास संपदा का मार्ग कहाँ से आएगा। यानी वो स्थान या वो संसाधन जो चौथे भाव में सूर्य से होता है वहाँ पर छुपे होते हैं। इसे अभिजीत नक्षत्र से भी जोड़ते हैं। पंडित संजय रथ की एक वीडियो में उन्होंने ये बताया कि जो अभिजीत नक्षत्र का पहलू होता है मनुष्य के लिए, जातक के लिए, उसमें हम जातक की कुंडली से जो सूर्य से चतुर्थ भाव होता है वो भाव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद बारी आती है चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे शरीर के कारक हैं। चंद्रमा से जो दसम भाव होता है वो दिखाता है कि आपको जो कार्य क्षेत्र मिलेगा, जहाँ से संसाधन आएंगे, वो चंद्रमा से दसम भाव से होता है। इसके बाद बारी आती है बुध की। बुध तो हमारे इंटेलिजेंस हैं। बिना आपके दिमाग के प्रयोग के आप शरीर के बल से धन हासिल नहीं कर सकते। तो ये चौथे कारक हो गए बुध, यानी गुरु, सूर्य, उसके बाद चंद्रमा और फिर बुध। इन 4 कारकों से धन को देखा जाता है। तो बुध जिस जगह पे होते हैं, जिस राशि में होते हैं, उस राशि का बल, उस भाव का बल। गुरुदेव जहाँ पर होते हैं उस राशि का बल, उस भाव का बल। सूर्य से चतुर्थ वाली राशि का बल, भाव का बल,
और चंद्रमा से दशम की राशि का और भाव का बल। इन 4 आयामों से तो हम कारक समझते हैं। इसके अलावा जो कुंडली में धन के अन्य आयाम होते हैं तो 11वां भाव, एकादश भाव हमारे आय का साधन है, इच्छाओं का साधन है, क्योंकि जब इच्छाएं होंगी तभी हम प्रयास करेंगे। तो जो 11वां भाव होता है वो हमारे आय के मार्ग को बताता है। पंचम भाव हमारे पूरे पुण्य हैं और ये हमारा इंटेलिजेंस है, यानी वो इंटेलिजेंस हम समय के साथ ग्रहण करते हैं। यानी हो सकता है कि आप बचपन में बहुत ज़्यादा समझदार रहे हों, ईमानदार रहे हों, बुद्धिमान रहे हों, लेकिन समय के साथ अवगुण आते गए। तो ये जो समय के साथ अवगुण आते हैं या गुण आते हैं उनको हम पंचम भाव से देखते हैं और ये आपके पूरे पुण्य का है। इसके बाद 9वां भाव आपके भाग्य का है, आपके पिता का है। पिता का प्रभाव किसी भी जातक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो 4 वर्ष के बाद की आयु होती है 14 वर्ष तक, वहाँ पर हम ज्योतिष में पिता को कारक मानते हैं। तो यानी 9वां भाव भाग्य का भी है, पिता का भी है। पंचम भाव आपके इंटेलिजेंस का भी है, आपके पूरे पुण्य का है। इसके बाद बारी आती है लग्नेश की, क्योंकि जब तक आप स्वयं कार्य नहीं करेंगे तब तक आप धन कहाँ से लाएंगे। यदि लग्नेश का संबंध दूसरे भाव से यानी धन भाव से, 11वें भाव से यानी आय भाव से, पंचम भाव से यानी बुद्धि विवेक और आपके पूर्ण पुण्य के भाव से, और 9वां भाव जो कि आपका भाग्य है, आपका पिता का कर्म है, धर्म है, और इन सब के साथ ये लग्नेश का संबंध बन रहा हो तो ये बताता है कि आपका धन किस मार्ग से आएगा। तो अब हम एक कुंडली लेते हैं, इस कुंडली में समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, इस कुंडली में जो विश्लेषण करेंगे इसके आगे हम अन्य आयाम बता दें, क्योंकि ज्योतिष की बहुत गहराई है तो सभी पहलुओं को एक ही वीडियो में ले पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 2-3 कड़ियों में हम उन पहलुओं को कम से कम छू सकें, क्योंकि गहराई से विश्लेषण करना एक अलग बात है। तो इसके बाद जब हमने इन योगों को देख लिया, इन भावों को देख लिया, इनके बल को देख लिया, तो हम बारी आती है कि जब आपकी कुंडली में तो बहुत अच्छा धन योग है, लेकिन आपके जीवन में उस कारकों की या उन भावों की दशा ही नहीं आई। आपके पास सारे साधन हैं लेकिन आपको उनको प्रयोग करने का मौका ही नहीं मिला। तो कह सकते हैं कि हो सकता है कुंडली में बहुत अच्छा धन योग हो, लेकिन दशा का अभाव हो, दशा उसकी ना आए, तो उसके चलते फिर आपको हो सकता है कि वो धन का लाभ ना मिले। यदि दूसरा भाव, एकादश भाव, पंचम भाव और 9वां भाव बली हैं, लेकिन इनका संबंध आपके लग्नेश से नहीं बन रहा है, तो हो सकता है कि आपको संपदा कहीं अन्य स्रोत से मिले। यानी कि आपका खास करके जो अष्टम भाव होता है, जो दूसरे भाव के ठीक सामने का भाव होता है, वो आपके पैतृक धन का होता है, अचानक से मिली संपत्ति का होता है, बीमे की रकम का होता है। हो सकता है आपका कोई प्रियजन किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो और उसकी बीमे की बहुत बड़ी रकम आपको मिल जाए। आपके पिताजी ने बहुत बड़ा धन दान का संपदा खड़ा कर रखा है, आपको पैर भी हिलाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको संसाधन मिल गया। तो अगर लग्नेश का संबंध सीधा नहीं बन रहा है इन भावों से, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पास ये जो योग दिखा रहे हैं वो किसी अन्य मार्ग को बता रहे हों। अब दशा अगर आपकी नहीं आई तो यानी आप अपने कर्मों से उसको हासिल नहीं कर पाएंगे या आपके लिए वो मौका नहीं आएगा। इसके बाद बारी आती है कि जो भाव में ग्रह हैं उन ग्रहों का बल। हो सकता है कि ग्रह अपनी ही राशि में हो, अपने ही दिशा बल में हो, लेकिन हो सकता है उस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, शत्रु से युत हो। तो किसी भी भाव का बल देखने के लिए उसमें किस ग्रह की युति है, किस ग्रह की दृष्टि है, और वो साथ में ग्रह किस नक्षत्र में है। नक्षत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण आयाम प्ले करते हैं। जैसे अगर हम बोले तो नक्षत्र के 4 पद होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो ग्रह अर्थ में होते हैं वो आपके लिए धन का मार्ग सुलभ कराते हैं। यानी अर्थ त्रिकोण में, अर्थ पुरुषार्थ में जो स्थित ग्रह हैं वो आपको धन के लिए उन्मुख करते हैं। धर्म पुरुषार्थ के जो ग्रह होते हैं वो आपको अपने कर्मों की ओर उन्मुख करते हैं। कहीं पर देखिए इसका अंतर कैसे समझिए कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो काम करते हैं तो केवल पैसा कमाने के लिए, उनको बस एक ही चीज़ का उद्देश्य है कि पैसा येन केन प्रकारेण कहीं से भी आए। तो यदि इन भावों में आपके अर्थ की राशियां हैं, उसके अलावा इन जो भाव हैं उनमें ग्रह भी अर्थ यानी पृथ्वी तत्व के हैं, साथ में वो ग्रह जो नक्षत्रों में है उनका भी पद अगर अर्थ त्रिकोण का या अर्थ पुरुषार्थ का है, तो ऐसे में जातक का झुकाव पूरी तरह से धन संपदा को लेकर होगा। तो अब कह सकते हैं कि जातक ने अपनी सारी एनर्जी पैसे के पीछे लगा दी तो हो सकता है उसके दूसरे आयाम डगमगा जाएं। ऐसे अगर धर्म पुरुषार्थ में कोई ग्रह हैं तो वो जातक पैसा तो कमाएगा, लेकिन उसके अंदर उस पैसे को लेकर उसका उद्देश्य पैसा नहीं होगा। पैसा ज़रूरी है, जो उसकी ज़रूरत होगी उसके लिए उसका उद्देश्य पैसा होगा, लेकिन
पैसा ही केवल उसका उद्देश्य नहीं होगा। यानी आप सामाजिक की बात करें, अपनी जिम्मेदारियों की बात करें, यानी ऐसे व्यक्ति जिम्मेदारियों के लिए धन अर्जित करते हैं, अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनके लिए धन अर्जित करते हैं, उनका अपार धन का उनका झुकाव नहीं होता है। अब ऐसे अगर ये काम त्रिकोण में ग्रह आ जाएं, काम पुरुषार्थ में ग्रह आ जाएं और राशियां भी काम राशियां हों, तो ऐसे व्यक्ति जो पैसा कमाने का उनका उद्देश्य होता है कि उनसे, जैसे कि बहुत से आप लोग देखेंगे कि उनको पैसा मिला नहीं कि उन्होंने उड़ा दिया, आया नहीं कि गया नहीं, यानी कि उनका मतलब एक ही होता है कि पैसा जैसे मिले हमको अपने जो ज़रूरतें हैं जिसको हमें ऐश आराम में खर्च करना है तो उसके लिए हम करें। इसके बाद अगला आता है मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष पुरुषार्थ क्या होता है? इस पुरुषार्थ के जो ग्रह हैं आपको अपने आत्मावलोकन की बारी देते हैं। यानी व्यक्ति की जो दृष्टि होती है वो आज की नहीं होती, वो काफ़ी दूर की सोच के चलता है, आगे पीछे की सोच के चलता है। ये एक खोजी प्रवृत्ति की बात होती है। तो जातक जो धन कमाएगा उसमें हो सकता है ये खोजी प्रवृत्ति का समावेश हो या उसका झुकाव इस तरफ हो कि उस धन से वो कुछ मतलब इस दुनिया से परे भी कुछ हासिल कर सके। या कह सकते हैं ऐसे लोग कभी कभी सामाजिक सेवा में, एनजीओज़ में, पब्लिक सेक्टर में दूसरों की मदद में अपना धन खर्च करते हैं या उसके लिए धन कमाते हैं। तो यानी धन का उद्देश्य भी आपको समझना ज़रूरी है, तभी आप धन का लेवल समझ पाएंगे। अब यदि किसी का उद्देश्य है धर्म, तो वो ज़्यादा उसके पास महाधन योग होगा भी तब भी वो धन के पीछे भागेगा नहीं। अच्छे आते हुए अवसर को भी हो सकता है छोड़ दे, लेकिन उसी तरह से जिसका अर्थ पुरुषार्थ में है उसके पास अगर थोड़ा सा मौका मिला तो वो जोड़ तोड़ करके उसके पीछे कूद जाएगा। तो ये भी एक धन की स्थिति को बताते हैं। अब दशा हो गई, भाव हो गया, ग्रह हो गई, युति हो गई, नक्षत्र हो गया, नक्षत्र के पुरुषार्थ हो गया। इसके बाद बारी आती है कि आपका लग्नेश का इन भावों से संबंध कैसा है। यदि लग्नेश का इन भावों के अधिपतियों के साथ जो कुंडली में प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, जैसे 6-8 में है तो दिक्कत हो सकती है, 2-12 में है तो दिक्कत हो सकती है, यानी पैसा हो सकता है आए और खर्च हो जाए। 6-8 में है तो पैसे के पीछे आप बड़ी सारी समस्या लेके आ जाएं। देखेंगे बहुत से लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन पैसे के साथ साथ उनके साथ कोर्ट के मुकदमे, कचहरी, ये वो झंझट भी आ जाते हैं। यानी पैसा आ रहा है लेकिन वो पैसे के साथ शांति नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक देखने का पहलू है कि आप जो योग बन रहे हैं वो 6-8 के संबंध में तो नहीं है। इसके बाद बारी आती है, एक ग्रह होता है जो पंडित आर्यभूषण शुक्ला जी हैं, आईकास के संस्थापक, जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया CPPL का सिद्धांत, जो सेंट्रल प्लैनेट ऑफ प्रीवियस लाइफ, यानी जो आप पिछले जन्म में आपने कर्म किया है वहाँ पर आपकी क्या अतृप्ति रह गई थी, उसका जो ग्रह होता है इस जब जन्म में आप पैदा होते हैं तो वो जो ग्रह जहाँ होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब मान लिया किसी का ग्रह आपका राहु है, जन्म नक्षत्र राहु है, तो उसका CPPL शुक्र बनेगा। यानी जन्म नक्षत्र से जो 6वां नक्षत्र होता है उसका जो स्वामी है वो ग्रह आपका CPPL कहलाता है। तो CPPL ग्रह अपने से 6ठे और 8वें भाव को बहुत मजबूती के साथ आपके जीवन में लाते हैं, क्योंकि आपके पिछले जन्मों का ऋण है जो आप 6ठे-8वें भाव से देंगे। इसी के साथ इसका 5वें और 9वें भाव से फ़ायदा होता है कि ये 5म और 9वां भाव यानी आपके भाग में वृद्धि करता है। यानी अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो पिछले जन्म का जो इस जीवन में आपको भोग मिलेगा वो 5वें और 9वें से देखा जाता है। तो CPPL को भी हमें समझना ज़रूरी है। इसके बाद जो आपका चंद्रमा का नक्षत्र है, नक्षत्र अधिपति है, उसको भी देखना ज़रूरी है। जो जिस नक्षत्र में चंद्रमा है और उसका जो पुरुषार्थ है वो आपके जीवन का ध्येय होगा। अब इसको हम कैसे समझें? मान लीजिए कि आपके चंद्रमा का जो नक्षत्र का पुरुषार्थ है वो धर्म है, लेकिन आपके जो धन योग बनाने वाले ग्रह हैं वो सभी आपके मोक्ष पुरुषार्थ में है। यानी चंद्रमा का जो नक्षत्र पुरुषार्थ है वो है आपका काम पुरुषार्थ मान लीजिए, और बाकी जो ग्रह हैं योग बनाने वाले वो मोक्ष पुरुषार्थ में हैं। तो ये एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया। अब ऐसे में क्या होता है कि जो चंद्रमा के नक्षत्र के पुरुषार्थ वाली राशियां हैं वो बली हो जाती हैं, वहाँ पर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। यानी कि धन योग तो है आपकी कुंडली में, लेकिन क्योंकि आपका झुकाव चंद्रमा की वजह से उन राशियों में है जिनका कि धन योग से सीधा संबंध नहीं बन रहा है, तो ऐसे में हो सकता है धन योग बहुत बड़ी हो लेकिन आपका वो धन का आगमन है वो थोड़ा सा औसत हो जाए या कम हो जाए। तो चंद्रमा का नक्षत्र पुरुषार्थ भी आपको देखना है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन के कारक हैं, आपके झुकाव को बताते हैं कि आपका जीवन में उद्देश्य या झुकाव कहाँ होगा। इसके बाद मैंने कारक की बात कर ली, नक्षत्र की बात कर ली, ग्रहों के बल के प्रभाव की बात कर ली। अब इसके बाद मुख्य बारी आती है कि जो आपका एक नैसर्गिक दशा होती है, जैसे कि आपकी मान लिया पहली दशा है वो हमेशा केतु के लिए जाएगी। अब वो हो सकता है जन्म नक्षत्र आपका कुछ भी हो, मृगशिरा हो तो मंगल का नक्षत्र का आपका जो जन्म दशा होगी वो राशिगत वो नक्षत्रगत आपकी मंगल की आएगी, लेकिन जो मंगल की दशा होगी उसको हम केतु की दशा के समतुल्य भी देखेंगे। ऐसे ही जो दूसरी दशा होगी वो आपकी शुक्र की, वैसे नॉर्मल जो शुक्र की दशा है वो 20 वर्ष की होती है,
लेकिन शुक्र के जो कारकत्व होते हैं, जो प्रभाव होते हैं, वो आपको दूसरी दशा में नजर आएंगे। अब अगर मान लीजिए किसी के जन्म के समय ही जो जन्म दशा है वो 6 महीने की थी, बची हुई थी, तो अगली दशा उसकी आ गई दूसरे नक्षत्र की, दूसरे ग्रह की, लेकिन उस समय फिर वहाँ से आपका शुक्र की दशा चालू हो गई थी। यानी अब शुक्र की दशा जो मान लिया 20 वर्ष होती है अधिकतम, और हो सकता है आपकी जन्म की नक्षत्र की जो जन्म की दूसरी दशा है वो भी शुक्र हो, तो दोनों यानी 20 साल में आपकी शुक्र की दशा समाप्त हो जाएगी। तो दशाएं, नैसर्गिक दशाएं भी आपके जीवन में प्रभाव डालती हैं, क्योंकि वो आपके जो नैसर्गिक कारकत्व हैं उनको ड्राइव करती हैं। जैसे केतु है, तो केतु के समय आदमी विवेक से, बुद्धि से काम नहीं लेता है। अब हम यहाँ कुंडली विशेष पे चर्चा करते हैं। तो ये जो कुंडली है ये जातक की है। अभी जातक की आयु लगभग 20 वर्ष हो रही है। अब यहाँ पर जो जातक की कुंडली है ये वृष लग्न की है। अब वृष लग्न की कुंडली में जो दूसरा भाव होता है वहाँ पर राशि आती है मिथुन, जहाँ पर कि वक्री शनि मौजूद हैं। इसके बाद इसके जो 12वें भाव में है, 12वें भाव में मंगल और राहु की युति है, वहाँ पर मंदी भी हैं। 11वें भाव में जो कि आय का भाव है वहाँ पर शुक्र हैं, और शुक्र मीन राशि के हैं। मीन राशि में शुक्र को उच्चता प्राप्त होती है। भावगत देखें तो कालपुरुष में 12वें भाव में शुक्र को उच्चता मिलती है। राशिगत देखें तो कर्क में शुक्र को बल मिलता है, और भावगत देखें तो द्वादश में बल मिलता है। शनि को मिथुन राशि में बल मिलता है, क्योंकि वायु तत्व राशि है, तो शनि को यहाँ पर बल मिल रहा है। 9वें भाव में अगर हम देखें तो 9वें भाव में बुध और चंद्रमा का योग है, और बुध अस्त है। यहाँ पर शनि और बुध का राशि परिवर्तन है। जो सूर्य हैं वो 10वें भाव में हैं, और वो कुंभ राशि के हैं। सूर्य को 10वें भाव में दिशा बल मिलता है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है। चतुर्थ भाव में गुरु हैं सिंह राशि के। सूर्य के ठीक सामने गुरु हैं, यानी सूर्य और गुरु की आपस में दृष्टि संबंध है। तो यहाँ अगर हम धन योग देखें तो दूसरे भाव में शनि है और 9वें भाव में मंगल है, राशि परिवर्तन है। तो ये सबसे पहला प्रबल धन योग है। यानी जातक को धन मिलने का मार्ग कहाँ से हो सकता है? पहला तो है शनि की राशि क्या है? मिथुन। और 9वें भाव की जो राशि है वो आपकी आ रही है मकर। मकर होता है अपने निजी पराक्रम। कालपुरुष में इसे पराक्रम भाव भी बोला गया है, विक्रम भाव बोला गया है, तीसरे और दसम को। यहाँ पर जातक को अपना पुरुषार्थ दिखाना होता है। तो यानी जातक अपने पुरुषार्थ से बुध के जरिए, क्योंकि बुध और शनि का राशि परिवर्तन है, यहाँ बुध ज़्यादा बली माने जाएंगे, और शनि के जरिए से, शनि मतलब मेहनत है, लगन है और सबॉर्डिनेशन है, किसी के अंडर में काम करना है। और बुध जो है स्वराशि के हो, अगर राशि परिवर्तन देखिए तो ये मिथुन राशि में चले जाएंगे जहाँ इनकी स्वराशि होगी, और ये भाव भी धन भाव का है और बुध उसके कारक हैं, यानी कारक भाव में ही धन भाव पड़ रहा है। तो बुध के जरिए यानी कम्युनिकेशन, वाणी, लिखना, ऑडिटिंग करना, या कह सकते हैं जो संचार के होते हैं। इसके अलावा बुध अगर तीसरी राशि माने तो तीसरी राशि हमारे हस्तकला की है, यानी आप हाथ से क्या काम करते हैं, आपके हाथ में जो हुनर है उसकी भी राशि है। तो इस प्रकार से शनि और बुध का योग बन रहा है। लेकिन यहाँ पर बुध चंद्रमा के साथ युत है तो थोड़ा सा बुध कमज़ोर माने जाएंगे। मकर राशि में बुध को दिशा बल मिलता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो दूसरा धन योग बन सकता है, तो यानी पहला तो धन योग बना आपके द्वितीय से और नवमें से। अब दूसरे अगर हम धन की बात करें तो यहाँ एकादश भाव में मीन राशि है। जो मीन राशि है उसके स्वामी गुरु होते हैं, और गुरु पर द्वितीय भाव से शनि की दृष्टि पड़ रही है। यानी यहाँ पर एकादश भाव के जो ग्रह हैं गुरु, उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो यानी जो दूसरा धन योग बन रहा है वो बन रहा है शनि और गुरु से, यानी एकादश भाव और द्वितीय भाव से। तो यहाँ पर अगर इस तरह से देखें तो, लेकिन ये ग्रहों से युति बन रही, वहाँ पर राशि परिवर्तन था तो राशि का भी प्रभाव आ रहा था, ग्रह का भी प्रभाव आ रहा था, तो वो योग ज़्यादा बली माना जाएगा। अब जो दूसरा भाव आ रहा है वो आ रहा है गुरु और शनि का, ये ग्रह से बनने वाला योग है। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखें तो अब इस योग को अगर हम थोड़ा सा आगे इन्फर करें तो यहाँ पर गुरु के त्रिकोण में हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई शनि का संबंध जिस भी ग्रह से बनता है तो उस ग्रह के त्रिकोण के ग्रह कारकत्व में आ जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु के त्रिकोण में मंगल और राहु हैं और साथ में मंदी है। मंदी जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा परेशानी तो देखनी पड़ती है। देखा जाए तो राशिगत मंगल बली हैं, गुरु अग्नि राशि में है, मंगल भी अग्नि त्रिकोण में ही है, और गुरु आपके अष्टमेश भी हैं, और गुरु की सूर्य पर दृष्टि भी है। सूर्य धन के कारक हैं, गुरु भी धन के कारक हैं। और अगर राशि परिवर्तन देखें तो बुध की राशि से शनि का योग बन रहा है, यानी कि जितने ग्रहों के मैंने आपको जितने भी धन के कारक बताए थे वो सारे कारक इस जगह पे जुड़ रहे हैं।
यानी कि शनि तो कर्म के कारक है ही है, धन के कारक सूर्य जुड़ रहे हैं, गुरु जुड़ रहे हैं। इसके बाद जो अगले कारक मैंने बताया जो चंद्रमा बुध के जरिए जुड़ रहे हैं, क्योंकि बुध राशि परिवर्तन से चंद्रमा की युति है बुध की, यानी द्वितीय के साथ चंद्रमा हैं, तो द्वितीय से चंद्रमा जुड़ रहे हैं, द्वितीय भाव से शनि जुड़ रहे हैं, त्रिकोण के जरिए मंगल जुड़ रहे हैं, तो ये भी एक बली योग दिखा रहा है। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा ज़्यादा बली योग है। तो अब हम इसके आगे जाएंगे नक्षत्रों पे, क्योंकि जो योग हैं वो नक्षत्र अगर उनको सपोर्ट नहीं करेगा तो नक्षत्र आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब जब हम योगों तक पहुंच गए हैं तो अब हम ये देखना पड़ेगा कि योगों को नक्षत्र स्तर से किस तरह सपोर्ट मिल रहा है। तो जब नक्षत्र की बात करेंगे तो नक्षत्र में आप देखिए जो लग्न है वो सिंह नवांश में है। सिंह नवांश यानी सूर्य का नवांश है, और अगर भाव मतलब राशिगत देखें यानी राशि तुल्य नवांश से देखें तो ये सुखांशा में जा रहा है। इसके बाद जो दूसरा है कारक ग्रह सूर्य जो है वो कलत्रांश यानी सप्तम भाव में जा रहा है राशि तुल्य नवांश में, और ये वृश्चिक नवांश है। यानी पहला नवांश हुआ सूर्य का, दूसरा नवांश हुआ मंगल का, तीसरा नवांश है कर्क यानी चंद्रमा का, जो चंद्रमा अपने ही नवांश में है और अपने ही नक्षत्र में है, श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा है। अगर हम नक्षत्रगत देखें तो नक्षत्रगत जो लग्न है वो मृगशिरा नक्षत्र का है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। और अगर हम नवांश की बात करें तो ये नवांश है सूर्य का नवांश, यानी मंगल और सूर्य यहाँ पे संबंध बना रहे हैं। दूसरा ग्रह सूर्य है, अगर हम नक्षत्रगत देखें तो वो मंगल के नक्षत्र में धनिष्ठा में है। और जो मंगल की बात करें तो मंगल सिंह नवांश यानी सूर्य के नवांश में है, और जो इसकी का नक्षत्र है वो भरणी नक्षत्र यानी शुक्र का है। इसके बाद अगर हम बात करें बुध की तो बुध का जो नक्षत्र है वो मंगल का नक्षत्र है, और जो बुध का अगर हम पद देखें तो वो सिंह नवांश में है। इसके बाद गुरु की बात करें तो गुरु षष्ठांशा में है, तुला नवांश में है, जो कि लग्न का नवांश है। और अगर राशिगत देखें तो राशिगत ये शुक्र के राशि में। और अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है अष्टम भाव में जाते हैं राशि तुल्य नवांश के हिसाब से, और इनका जो नक्षत्र है वो नक्षत्र रेवती है, जो बुध का नक्षत्र है। जहाँ पर केतु की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ मंगल राहु केतु के एक्सिस में है तो हमें केतु को भी देखना पड़ेगा। तो जो केतु है वो मेष नवांश में है, यानी अधिकतर ग्रह इसमें देखें तो धर्म पुरुषार्थ में जा रहे हैं, और अधिकतर ग्रहों का संबंध सूर्य और मंगल से बन रहा है। जो मुख्य ग्रह हैं कह सकते हैं सूर्य वो मंगल में है, मंगल सूर्य के नवांश में है, यानी कहीं ना कहीं पर इस कुंडली में सूर्य मंगल का प्रभाव दिख रहा है। तो दो कारक तो यहाँ पर बली हो रहे हैं नक्षत्र के आधार पर। बुध का भी सिंह नवांश से जुड़ना यानी तीसरा कारक भी सूर्य से जुड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जातक को संभवतः अपने पितरों से भी लाभ मिल सकता है, क्योंकि गुरु का संबंध बनना और सूर्य से बनना, और उसके बाद अष्टम भाव में गुरु का त्रिकोण होना और मंगल का गुरु के साथ त्रिकोण में होना, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि धन योग यानी शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव पर जा रही है कालपुरुष लग्न कुंडली में। तो ये जो संबंध दिखा रहा है कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जातक का जो कार्य क्षेत्र है वो संभवतः हो सकता है दो जगह से हो सकता है। एक तो बुध जो पहला योग बना रहा था नवम और द्वितीय का, और दूसरा योग बन रहा है द्वितीय अष्टम और चतुर्थ भाव और द्वादश भाव के साथ। यहाँ पर ध्यान देना है कि बुध पंचम भाव के भी अधिपति हैं, यानी पंचम से भी, यानी अगर जो पहला योग हमने देखा था शनि बुध का, तो वहाँ पर नवम का द्वितीय का पंचम का भी संबंध बराबर बन रहा है। तो पहला योग तो बलि दिख रहा है, और जहाँ दूसरा योग है ये भी बलि दिख रहा है इस मामले में, क्योंकि नक्षत्र के आधार पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस योग को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि जातक को ये दो उसका बल मिलेगा। अब हम इसके बाद देखते हैं कि ग्रहों का बल क्या है। तो जो ग्रहों का षड बल होता है, स्थान बल, दिशा बल, भाव बल, दृष्टि बल, इसके आधार पर हम ग्रहों का इष्टफल और कष्टफल देखते हैं। इष्टफल का मतलब होता है कि वो ग्रह आपको जीवन में सपोर्ट कितना करेगा। कष्टफल का मतलब होता है आपके जीवन में उसके कारकत्व कितना आपके लिए नकारात्मक सिद्ध हो सकते हैं। ध्यान रहे कि ये जब लग्न की बात, जन्म की बात हो रही है, जन्म कुंडली की, तो समय के साथ जातक अपने अंदर परिवर्तन भी लाता है। तो जो अगर उसको मार्गदर्शन मिला, उसने अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाया, यानी अपने कारकों के क्षेत्रों को प्रभावित करके बदलाव किया, तो वो उसके जो इष्टफल या कष्टफल हैं वो समय के साथ डाइल्यूट भी हो सकते हैं। तो डाइल्यूशन के लिए हम प्रश्न कुंडली का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कष्टफल और इष्टफल के हिसाब से कौन से ग्रह बलि दिख रहे हैं, जो कि षड बल के आधार पर निकाला जाता है।
अब अगर ग्रहों के इष्टफल और कष्टफल की बात करें तो जो सूर्य का इष्टफल और कष्टफल लगभग बराबर है, 27.82 और 27 और 29.20, यानी सूर्य का थोड़ा सा कष्टफल ज़्यादा है लेकिन लगभग बराबर ही है। अब चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का इष्टफल कमज़ोर पड़ रहा है, यानी 11.07। ये दर्शाता है कि जो जातक है उसके अंदर मानसिक स्थिरता की कमी होगी। इसके बाद अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल का इष्टफल ज़्यादा है और कष्टफल कम है, लगभग दोनों आधे आधे पे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जातक का जो मंगल है वो भी बली है, सूर्य है वो भी बली है, चंद्रमा मानसिक स्थिरता कारण है, भावनात्मक स्थिरता कारण है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। और यहाँ पर चंद्रमा जो योग बना रहा था वो बना रहा था पहला योग शनि बुध चंद्रमा पंचम भाव। तो इस योग में अब हम देखते हैं बुध की, क्योंकि बुध यहाँ पर प्राइमरी रोल प्ले कर रहा था। तो अगर देखिए तो बुध का इष्टफल बहुत कम है, 4.90। तो ये भी दिखाता है कि जातक के अंदर बुध के क्षेत्र में भी समस्या होगी, यानी अगर वो पहले धन योग का फायदा उठाना चाहता है तो उसे 2 क्षेत्रों पर काम करना पड़ेगा। यानी पहला क्षेत्र तो है बुध का, यानी बुध हो सकता है आपकी गणितीय आकलन हो, विश्लेषण हो, आपकी यारी दोस्ती हो, आपकी वाणी हो, आपकी लेखन शैली हो, आपकी गणित की निर्भरता हो, इन क्षेत्रों में उसे काम करना पड़ेगा। तो वो पहले योग का, जो कि योग प्रबल है लेकिन उसके जो कारक ग्रह हैं, जो उस ग्रह में बनाने वाले योग को हैं, वो ग्रह थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं। अब हम इसके बाद बात करें जो दूसरा योग बन रहा था सूर्य से, गुरु से, मंगल से और शनि से। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, मैंने बताया सूर्य का इष्टफल अच्छा है, मंगल का भी इष्टफल अच्छा है। अब हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु को देखते हैं तो यहाँ पर गुरु का भी इष्टफल बहुत ज़्यादा है, यानी गुरु लगभग 50 पॉइंट लेकर इष्टफल में सबसे ऊपर है, इनका कष्टफल काफ़ी कम है। अगर बात करें शुक्र की, जो उनके लग्नेश हैं, तो लग्नेश का भी इष्टफल काफ़ी अच्छा है। और जो शनि है, शनि का भी इष्टफल लगभग 50-50 है। तो यानी जो योग कुंडली में पहले दिख रहा था मजबूत, क्योंकि सीधा बन रहा था नवम पंचम एकादश और द्वितीय भाव से, वो यहाँ पर ग्रहों के आधार पर कमज़ोर पड़ रहा है। जबकि दूसरा जो कि योग था वो अगर ग्रहों के का बल देखें तो वो ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। अब हम बात करते हैं इसके साथ दग्ध राशियों की, क्योंकि कुंडली में एक प्रभाव होता है दग्ध राशि का, क्योंकि जातक का जन्म कृष्ण चतुर्दशी का है। तो यहाँ पर 4 राशियाँ दग्ध राशि में आती हैं। मिथुन राशि हो गई दग्ध, मीन हो गई दग्ध, कन्या हो गई दग्ध और धनु, ये 4 राशियाँ दग्ध राशियों में हैं। अब इन 4 राशियों में जो ग्रह हैं उनमें या जो राशिगत कारकत्व हैं उसमें जातक को परेशानी उठानी पड़ सकती है, या वहाँ पर उसे कष्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो मिथुन राशि है वो तो द्वितीय भाव की राशि है, यानी दग्ध राशि में ही आपके शनिदेव हैं। अब शनिदेव वायु के कारक हैं, शनि बहुत ठंडे ग्रह हैं। तो कह सकते हैं कि जो राशि जल रही है वहाँ पर ऑलरेडी उसकी जलन को कम करने के लिए शनिदेव मौजूद हैं। तो यहाँ पर मिथुन राशि में तो दग्ध का प्रभाव थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा, यानी कि दग्धता कम हो जाएगी। अब इसके बाद अगर देखिए मीन राशि में, तो मीन राशि में जल तत्व की राशि है और वहाँ पर जल तत्व के ग्रह भी शुक्र ही हैं। यानी पुनः अगर देखिए तो उस राशि में दग्धता है, लेकिन दोनों ही ग्रह और राशिगत जल तत्व के हैं और उसको जल तत्व का समर्थन मिल रहा है। और जो उस दग्ध करने वाला ग्रह है वो सूर्य गुरु से दष्ट है। तो यहाँ पे दग्धता सूर्य को लेके ली जाती है, लेकिन ये निश्चित है कि अगर शुक्र को कुछ ना कुछ दग्धता का कष्ट झेलना पड़ेगा, यानी हो सकता है जातक के जीवन में शुक्र संबंधी समस्याएं आएँ। उधर शनि से भी संबंध है, शनि क्या है, आलस्य है, कारक है। अगर हम दग्धता की बात करें तो शनि आलस्य है, उद्वेलन है, काम में मन ना लग रहा है, किसी एक चीज़ में स्थिरता नहीं रखना है, तो इस तरह से दग्ध का प्रभाव आएगा। अगर हम बात करें धनु तो अष्टम भाव में, वहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, लेकिन उसके जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, लेकिन गुरु जो है सूर्य से ही दष्ट हैं, कारक से ही दष्ट हो रहे हैं। अगर बात करें जो अगली दग्ध राशि है वो पंचम भाव में है, तो कहीं ना कहीं जातक को अपने पिछले जन्मों का भी थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है, या कह सकते हैं वो भी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है पहलू। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि जो पहला योग बन रहा था उस पहले योग के 2 राशियाँ और 2 ग्रह यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरा ग्रह है उसकी भी 2 राशियाँ और 2 ग्रह प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो समर्थन मिल रहा है नक्षत्रगत ज़्यादा मिल रहा है, ग्रह के बल से ज़्यादा मिल रहा है, उसमें सूर्य का समर्थन ज़्यादा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जातक का मंगल, राहु, केतु, गुरु, सूर्य, इनसे बनने वाला जो धन योग है वो ज़्यादा प्रबल है। अब हम देखते हैं इसके अगले आयाम की बात की। अगला आयाम, क्योंकि कुंडली में कई सारे आयाम हैं, तो हम अगले आयाम की बात करते हैं, वो आयाम कैसे इसको प्रभावित करता है।
अभी तो हमने जितने आकलन किए वो हमने लग्न कुंडली से किए। अब इसके बाद अगला जो अस्तर आता है वो नवमांश कुंडली का आता है, क्योंकि नवमांश कुंडली के समर्थन के बिना आपका लग्न कुंडली के योग आपके निष्फल हो सकते हैं। तो नवमांश का एक आयाम तो हमने वहाँ पर देख लिया कि कौन सा ग्रह किस नवांश में गया है, यानी किस ग्रह के नवांश में गया है, और हमने वहाँ पे राशि तुल्य नवांश के हिसाब से देखा कि कौन सा ग्रह कहाँ पर जा रहा है। अब हम देखते हैं कि ग्रहों का बल कैसा है, यानी कि नवांश में जाकर ग्रह क्या अपने जो उनका कारकत्व है उसी क्षेत्र में जा रहे हैं या कुछ नकारात्मक। तो यहाँ पर जो जातक का नवांश है वो सिंह राशि का है। मैंने पीछे बात की वहाँ पर हमने देखा कि सिंह नवांश में कई सारे ग्रह आ रहे थे, यानी कि जो सिंह का प्रभाव है वो सिंह राशि का प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ पर हम देखें तो लग्न में ही बुध हैं, मंगल हैं, लग्न में ही बुध हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि लग्न में मंदी भी हैं। मंदी का मतलब है कि जो भाग्य है वो आपका साथ इतना ज़्यादा नहीं देगा जितना कि आदमी को विश्वास होता है। अब हम बात करें यहाँ पर जो वहाँ पर पंचम भाव की राशि है वो यहाँ पे द्वितीय भाव में आ रही है। द्वितीय भाव का मतलब है ये पुनः धन का ही भाव है, तो कहीं ना कहीं पंचम भाव का यानी बुध का रोल यहाँ पर दिख रहा है। अब बात करें गुरु की, तो गुरु अपने शत्रु शुक्र के नवांश से गए हैं, लेकिन एक तरह तो कारक नैसर्गिक तो शत्रुता है, लेकिन ये लग्नेश का ही नवांश है, यानी गुरु लग्नेश के नवांश में गए हैं, जो कि दूसरा धनयोग गुरु से बन रहा था। और वहाँ पे साथ में राहु में, राहु भी दूसरे धनयोग में मंगल के साथ जुड़ रहे थे। इसके बाद हम बात करें मंगल की, तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आ रही है चतुर्थ भाव में, जहाँ पर सूर्य हैं, यानी कि मंगल और सूर्य का संबंध यहाँ पर बन रहा है। नवांश गत भी बन रहा है, यानी सूर्य के नवांश में मंगल हैं, और ग्रहगत भी बन रहा है, क्योंकि ग्रह पर सूर्य पर मंगल की दृष्टि है। इसके बाद गुरु का अगर हम देखें संबंध, तो जो गुरु का संबंध है वो किसी अन्य ग्रह से नहीं बन रहा है। अगर वक्रत्व की बात करें तो वक्रत्व के नाते गुरु का संबंध शनि से बन सकता है, क्योंकि वक्र में हम ग्रहों को पीछे देखते हैं। इसके बाद बात करें शुक्र की, तो शुक्र गुरु के नवांश में है और गुरु शुक्र के नवांश में है। तो अगर हम राशि परिवर्तन वैसे नवांश में लेने पे थोड़ा दुविधा या कह सकते हैं, इस पे क्लैरिटी उतनी नहीं है, लेकिन जैसा कि पराशर ऋषि ने कहा है कि हम सूक्ष्म कुंडलियों को भी लग्न कुंडलियों की ही तरह देखें, तो हम यहाँ पर अगर हम नवांश परिवर्तन देखें तो गुरु अपने नवांश में और शुक्र अपने नवांश में चले जाते हैं, और ये गुरु पंचम भाव में यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु को और शुक्र का यानी लग्नेश का संबंध गुरु से पुनः प्रगाढ़ बन रहा है, और जो सूर्य हैं जो दूसरे प्रभावकारी ग्रह हैं वो इन दोनों ग्रहों के मध्य में हैं। मंगल का सूर्य से संबंध, गुरु और शुक्र से शुभ कर्तरी योग, साथ में राहु भी हैं तो पाप कर्तरी का भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि राहु की 2 द्वादश दृष्टि होती है। अगर हम बात करें केतु की, तो केतु नवम भाव में गए हैं। नवम भाव में केतु मेष राशि में है, जो कि उनका अग्नि प्रभाव है उसी तरह की राशि में है। तो यहाँ पर गुरु और केतु का भी संबंध बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हो सकता है मंगल, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है जो कि लग्न में ही है, लग्न त्रिकोण में है केतु के। तो केतु, मंगल, गुरु, राहु, शुक्र, सूर्य, ये कुछ ऐसे संबंध बना रहे हैं। यहाँ पर जो बुध हैं, बुध को ग्रहों का समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर शनि उससे दूसरे गए हैं, तो शनि किसी तरह संबंध नहीं बना रहे हैं, गुरु शनि का संबंध बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पहला धनयोग वहाँ पर प्रगाढ़ दिख रहा था नवम भाव और द्वितीय भाव से, वो यहाँ पर नवमांश में भी पुनः वीक दिख रहा है। यानी जो दूसरा योग है मंगल के साथ बनने वाला, गुरु के साथ बनने वाला, सूर्य के साथ बनने वाला, वो बलि दिख रहा है। अब हमने योग देखा तो 2 योगों में दूसरा योग ज़्यादा बली है, जो कि लग्न कुंडली के हिसाब से तो द्वितीय स्तर पे था, लेकिन जो ग्रह बल थे, इष्टफल थे, उनके आधार पर वो अब पहले स्तर पर आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या दशाएं इस योग को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि जब तक दशा नहीं सपोर्ट करेगी आपका कोई भी योग हो आपके लिए लाभकारी नहीं है। तो अब आगे हम देखते हैं दशा का चुनाव। अगर हम यहाँ पर दशा की बात करें तो जो जातक का आयु खंड है 2026 में अभी राहु और शुक्र की दशा समाप्त होगी, उसके बाद राहु और सूर्य की दशा आएगी। जो योग बन रहा था उसमें राहु, मंगल, सूर्य, गुरु, इनका संबंध शनि के साथ बन रहा था। तो अगर हम मुख्यतः हम ध्यान देंगे कि जो जातक का दूसरा धन योग है या पहला धन योग में कौन इस समय प्रभावी होगा, तो पहले धन योग में चंद्रमा, बुध थे और शनि थे। यहाँ पर जो दूसरा धन योग था उसमें गुरु, सूर्य और मंगल और राहु का संबंध बन रहा था, क्योंकि इस एक्सिस में राहु केतु एक्सिस में मंगल है। तो यहाँ पर पहली दशा है राहु और सूर्य की,
तो जो दशा जो दूसरा योग था उस योग में यहाँ पे दोनों कारक आ रहे हैं, सूर्य भी आ रहा है और राहु आ रहा था जो कि मंगल से युक्त है। फिर जो दूसरी दशा अंतर्दशा है वो राहु और चंद्रमा की है। चंद्रमा यहाँ पर 9वें भाव में है और चंद्रमा तृतीय भाव के कारक हैं, तृतीय भाव के राशि अधिपति हैं। तृतीय भाव पराक्रम की विक्रम की होती है, यानी कि और राहु क्या है, राहु और अगर चंद्रमा का हम संबंध देखें कुंडली में तो वो 4-10 पर बैठे हैं। चंद्रमा 9वें भाव में है तो 9वें से अगर हम राहु की स्थिति गिने तो वो 10वें भाव 12 भाव में है, तो 4-10 का संबंध राहु और मंगल का है। तो 4 का मतलब होता है सुख, 10 का मतलब होता है कर्म, यानी कर्म से सुख। तो ये 4-10 की दशा है। इस आधार पर इस दशा में हो सकता है जातक पराक्रम या मेहनत करे। इसके बाद अगली दशा आती है राहु और मंगल की, जो कि मुख्य योग कारक हैं। तो संभवतः जो तीसरी अंतर्दशा है राहु और मंगल की, उस अंतर्दशा में जातक को जो दूसरा धन योग है वो फलीभूत होता हुआ दिखे, क्योंकि यहाँ पर राहु जो हैं वो चंद्रमा से संबंध बना ही रहे थे, क्योंकि राहु का 4-10 का संबंध था और चंद्रमा की अंतर्दशा पहले आई, यानी मेहनत का पराक्रम के भाव के चंद्रमा थे। ध्यान रहे कि चंद्रमा शनि की राशि में है, तो यहाँ पर जातक के अंदर अस्थिरता आने के चांस हैं। यानी कि अगर जातक ने अपनी अस्थिरता पर, मानसिक उद्वेलन पर कंट्रोल किया तो संभवतः है वो धन योग इस आयुखंड में फलित हो जाए। इसके बाद अगली मैं बताया मंगल की है। अगर अगेन जो दूसरा धन योग है उसके कारक यानी राहु और मंगल दोनों एक साथ बैठे हैं, तो एक साथ बैठे हैं तो वो भी उसके लिए सहयोगी हो रहे हैं। अब हम यदि यहाँ पे दशमांश कुंडली की बात करें तो दशमांश कुंडली लग्न वर्गोत्तम है, यानी यहाँ सिंह राशि का लग्न है और लग्न में कोई ग्रह नहीं है, लग्न को कोई ग्रह देख भी नहीं रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो त्रिकोण में सूर्य और चंद्रमा है और 1-5-9 का त्रिकोण है। ध्यान रहे कि जो धन योग बन रहा था उसमें मेष राशि मंगल, राहु और केतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, साथ में गुरु भी थे, क्योंकि गुरु से, सूर्य से, मंगल से, केतु से और राहु से योग बन रहा था। वहाँ पर मंगल के साथ मंदी था मेष राशि में। अब यहाँ पर देखें तो त्रिकोण में वो ग्रह पुनः एक साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमा यहाँ पर अलग से जुड़ रहा है जो कि वहाँ पे 9वें भाव का ग्रह था। यहाँ पर देखिए तो गुरु का मंगल से संबंध पुनः बन रहा है, क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल हैं और अष्टम भाव में गुरु हैं, गुरु अपनी ही राशि के हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि गुरु का बल यहाँ पर मंगल को पुनः मिलेगा। अब वहाँ पर जो दूसरा बन रहा था सूर्य से, तो सूर्य भी यहाँ जुड़ रहे हैं। अगर वक्र की बात करें तो वैसे तो सूक्ष्म कुंडलियों में मैंने अभी तक नहीं देखा है कि वक्रत्व के जरिए जो नाड़ी सिद्धांत होता है कि हम पीछे के भाव में लेते हैं, तो वो वहाँ पे नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से जो दूसरा धन योग था वो यहाँ प्रभावी हो रहा है। अगर हम दसम भाव की बात करें तो दसम भाव के त्रिकोण में मंगल हैं और दसम भाव के त्रिकोण में ही शुक्र हैं जो कि लग्नेश हैं। राहु केतु अक्ष बन रहा है और केतु शुक्र के साथ हैं। केतु पुनः जो दक्षिणी ध्रुव के कारक माने जाते हैं, तो दक्षिण में केतु को बल मिलता है। तो इस तरह से जो धन योग बन रहा था राहु केतु मंगल और गुरु सूर्य से, वो धन योग यहाँ पर पुनः कनेक्शन बनाता हुआ दिख रहा है। बुध का और चंद्रमा का जो धन योग बन रहा था वो भी यहाँ दिख रहा है। तो और क्योंकि यहाँ पर शनि भी वक्री हैं और गुरु भी वक्री हैं, तो ये भी संभावना बनती है कि जातक अपने कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करे, यानी जातक दूसरा कार्यक्षेत्र भी चुने, क्योंकि वक्री ग्रह सामान्यतः जातक को 2 क्षेत्रों में ढकेलते हैं और यहाँ पर तो कर्म के कारक शनि ही वक्री हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हो सकता है कि जातक किसी अन्य क्षेत्र में भी हाथ आजमाए, या हो सकता है वो एक काम को बदल के दूसरे कार्यक्षेत्र में उतरे। तो इस तरह से वक्रत्व का प्रभाव देखते हैं। अगर हम नाड़ी सिद्धांत का प्रोग्रेशन का प्रभाव देखें तो प्रोग्रेशन के प्रभाव के हिसाब से भी जो दूसरा धन योग है मंगल का, गुरु का, शनि का, वो ग्रहों के प्रोग्रेशन से भी उस आयुखंड में बन रहा है। तो इस प्रकार से ये धन योग दिखाता है कि जातक सरकारी क्षेत्र में हो सकता है। मंगल से जुड़े कार्य, तो मंगल हथियार भी है, मंगल सेना है। केतु को वो हथियार माने जाते हैं कि जो कि फायर आर्म्स होते हैं या बहुत नुकीले हथियार होते हैं। तो क्योंकि जातक की शिक्षा ऐसी नहीं है कि वो सर्जरी में जा सके, तो उसकी इंजीनियरिंग की शिक्षा है। मंगल और उसका झुकाव भी सेना की तरफ है, तो संभवतः हो सकता है कि उसके हाथ में ऐसे कुछ हथियार भी हों। राहु सीमा पार को दिखाता है और गुरु अष्टमेश हैं, तो हो सकता है कि वो किसी ऐसी जगह पे उसकी पोस्टिंग हो या किसी ऐसे कार्य में हो जहाँ पर उसको पूरा लाइमलाइट ना मिले। तो इस तरह से, और ये भी संभावना बनती है कि मंगल और राहु विदेश को दिखाते हैं और शनि का संबंध बन रहा है, तो ये दिखाता हो सकता है जातक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करे और घर से काफ़ी दूर चला जाए, यानी विदेश में चला जाए।
तो इन संभावनाओं को एक ज्योतिष में ये भी सिद्धांत होता है कि क्या हमें स्थान परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं। तो क्योंकि यहाँ द्वादश भाव में योग बन रहा है, तो अगर हम जातक अपने घर से दूर चला जाएगा तो जो द्वादश है ये लग्न बन जाएगा। अगर इस हिसाब से देखें तो यह योग और प्रबल हो जाता है, यानी कि जातक के घर से दूर जाने पर ये जो धन योग है वो ज़्यादा प्रभावी दिख रहा है। तो संभावना ये हो सकती है कि जातक इन क्षेत्रों में जाए और अपने घर से ज़्यादातर समय दूर रहे, या हो सकता है अस्थायी रूप से दूर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का संबंध मीन राशि से बन रहा है जो कि लग्न से हैं। तो इन आयामों को हम देख के समझने का प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में धन आएगा कहाँ से, धन जाएगा कहाँ। तो वो 2 और 12 का भाव है, 12 में यहाँ पे देखते हैं। अब हम व्यय के बारे में बात किसी दूसरे में करेंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो मुख्य आयामों की चर्चा की, मैं उन्हें दोबारा समराइज कर देता हूँ। पहले हमें लग्न कुंडली में देखना है कि द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है उसका संबंध किन भावों से बन रहा है। यदि किसी भी तरह से उसका संबंध लग्न से बन रहा है, एकादश भाव से बन रहा है, नवम भाव से बन रहा है, पंचम भाव से बन रहा है, तो ये दिखाता है कि ये प्रबल धन योग है, यानी ये धन योग आपके जीवन में आपको ज़रूर फलीभूत होगा। अगर ये नहीं बन रहा है तो फिर हम दूसरे आयामों पर जाएंगे। जब हम किसी दूसरी कुंडली की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम जो दूसरे हैं उससे देखने का प्रयास करेंगे। लग्न कुंडली के बाद आपको नवमांश कुंडली देखनी है, उनके जो राशि तुल्य नवांश से हमें देखना है कि कौन सा ग्रह किस नवांश में गया है, किस भाव में गया है। उसके बाद फिर हमें ग्रहों का दशमांश कुंडली में आकलन करना है कि जो योग वहाँ पे बन रहे थे क्या दशमांश कुंडली में वो ग्रह और वो राशियाँ संबंधित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। दशमांश कुंडली के बाद हमें होरा कुंडली देखनी होती है कि होरा कुंडली का जो लग्न है क्या वो जो धन योग बनाने वाले ग्रह हैं, जो राशियाँ हैं, वो यहाँ पे शामिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। इसके बाद अगली बारी आती है ग्रहों के षडबल की, क्योंकि हो सकता है धन योग बनाने वाले ग्रह मजबूत नहीं हो तो षडबल देखना होता है। स्थान बल देखना होता है, किस दिशा में जाना चाहिए उसके लिए दिशा बल देखा जाता है, क्योंकि कुछ धनयोग बन रहे होते हैं लेकिन वो अगर आप उस दिशा में नहीं जाते हैं तो वो आपको समर्थन नहीं करेंगे। इसके बाद हम दशाएं देखते हैं कि जो धनयोग बन रहे हैं क्या उनकी दशा आपके पर्टिकुलर आयु खंड में जब आपको उनका लाभ लेना है आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके बाद हम कारक सिद्धांत लेते हैं कि सूर्य से चौथे भाव में, चंद्रमा से दसम भाव में, बुध जहाँ है उस भाव को, गुरु जहाँ है उस भाव को, उन भावों का बल देखते हैं, इन ग्रहों का बल देखते हैं। इसके बाद हम जो प्रोग्रेशन होता है, अगर हम एक दूसरे ज्योतिष के आयाम यानी नाड़ी प्रोग्रेशन को देखें तो भी हम देखते हैं कि क्या उस आयु खंड में ये योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इन सारे आयामों को मिलाते हुए फिर CPPL का सिद्धांत मैंने बताया, क्योंकि हो सकता है कि जो ग्रह आपको योग दिख रहा हो वो CPPL के जरिए थोड़ा सा अलग हट जाए, क्योंकि CPPL ग्रह का प्रभाव बिल्कुल लाजमी होता है, आपको उसको तो देखना ही पड़ता है, उसके बिना तो आप चल नहीं सकते। फिर नक्षत्र और नक्षत्र का पुरुषार्थ भी जरूरी होता है, क्योंकि पुरुषार्थ के हिसाब से वो राशियों को उस तरह का बल मिलता है। तो इतने सारे आयामों को आकलन करने के बाद ही आप किसी के बारे में साउंड लेवल पे कह सकते हैं कि भाई आपका धनयोग बनेगा तो किस क्षेत्र में बनेगा और आपके कार्य की प्रकृति क्या होगी, उस धन की संपदा का स्तर क्या होगा। तो इन चीज़ों के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जितना आपको कुंडली आसान लगती है किसी ज्योतिषी के सामने बैठकर, उतना ही ज्योतिषी के लिए उस कुंडली को पढ़ना कठिन होता है आपके सामने बैठकर। तो आप समझिए आपकी कुंडली का धन योग कहाँ है, कहाँ पर छुपा है आपका धन, और क्या आप उस धन का लाभ उठाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुंडली आपके जन्म समय का है, आप समय के साथ अपने क्षेत्र में कर पराक्रम में जो परिवर्तन करते हैं, जो आप संसाधन लाते हैं, उसके हिसाब से आपके परिणाम बदल जाते हैं। जैसा मैंने पिछली कुंडली में बोला 3, 6, 10, 11 भाव को आप कंट्रोल करके कुंडली के योगों को बदल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और समझिए ज्योतिष के अन्य आयामों को। आशा है आपको यह विषय थोड़ा क्लिष्ट तो ज़रूर था, लेकिन अगर आप 1-2 बार रिपीट कर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, और हर एक आयाम को आप अलग अलग समझिए, फिर उनको आपस में मिक्स करिए। इस आधार पर आपको हो सकता है कि ये जो मैंने आकलन बताया ये आपको सरल लगे। आपका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।